गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले अनुशासन के साधन के रूप में आपको बताया था, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक साधन क्या होता है? जिससे बालक में अनुशासन की भावना जागृत करना। सकारात्मक के संग में विद्यार्थी, अध्यापक परिषद, खेलकूद प्रतियोगिता, अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन, बहुत सारी चीज़ सकारात्मक के रूप में आ गई। दूसरा था नकारात्मक साधन। नकारात्मक साधन में बालक को अनुशासनहीनता करने से रोकना, ये नकारात्मक साधन के रूप में। उसी के दो पार्ट थे, पुरस्कार और दंड। बालक को हम पुरस्कार किस हिसाब से देना चाहिए? बालक को पुरस्कार बालक को मोटिवेट करता है। सामान्य चीज़ों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए, हर छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार नहीं। उसका नियम भी हमने आपको बताया था। पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य के लिए देना चाहिए, जिससे बालक में उपलब्धि प्रेरणा जागृत हो। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या चीज़ अनुशासन के साधन के अंतर्गत आता है। पुरस्कार मोटिवेट भी करता है, तुरंत पुरस्कार पर भी बल दिया। देर होगी पुरस्कार देने पे भी तो वो विलम्ब होने पर पुरस्कार क्या हो जाएगा? शिथिल रूप में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको अनुशासन और अंतर अनुशासन में अंतर बताएंगे। अब तक का हमारा अनुशासन के साधन, आज आपका टॉपिक होगा अनुशासनों और अंतर अनुशासनों। अनुशासनों, जो अनुशासन हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें अंतर अनुशासन, अनुशासन और अंतर अनुशासन में अंतर बताइए। ये है बस आज का टॉपिक, अनुशासन और अंतर अनुशासन। अंतर अनुशासन में अंतर। अनुशासन को तो अपन बहुत सारी शुरू से लेके आए, उसमें अनुशासन ही अनुशासन को किस प्रकार शुरू में जब भूमिका बताई थी, किस प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए, बालक अनुशासित किस प्रकार रहेगा, प्रेम की भावना से, दृढ़ता की भावना से। तो अनुशासन को तो इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं। अनुशासन, आज हम आपको अनुशासन की परिभाषा, लाभ, उद्देश्य, अंतर अनुशासन, इंटरडिसिप्लिन, इसके बारे में बताएंगे। इंटरडिसिप्लिन होता क्या है? इंटरडिसिप्लिन जिसमें दो या दो से अधिक विचारों या विधियों के द्वारा समस्या का समाधान करना। जिसमें दो या दो से अधिक विधियों, दो या दो से अधिक विधियों द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना, द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या का समाधान ढूंढना। अंतर अनुशासन के अंतर्गत समाधान ढूंढना और अनुसंधान को नई दिशा देना। क्या है अंतर अनुशासन? जिसमें दो या दो से अधिक विधियों द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना और अनुसंधान में नई दिशा देना। अब ये आपका होगा तो दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा तो आप समस्या का समाधान कोई भी समस्या दे दी जाए। जैसे आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, दो गांव दे दिए आपको, दोनों गांवों में कितनी जनसंख्या है, और उस गांव के जैसे दो विद्यालय दे दिया, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट,
अब प्राइवेट बच्चों का आकलन करना है आपको और गवर्नमेंट बच्चों का आकलन करना, उनका तुलनात्मक, इसका बुद्धि लब्धि कितनी है और इनकी बुद्धि, उन बुद्धि लब्धि पर आपको क्या करनी है, आपको समस्या दे दी गई, इन वालों के दोनों IQ चेक करो, गवर्नमेंट वालों का और प्राइवेट वालों का। तो समस्या आपको मिल गई, उसका समाधान आप किस प्रकार ढूंढेंगे, विद्यालय जाओगे, गवर्नमेंट भी जाओगे और प्राइवेट भी जाओगे, उन बालक की समस्या ये तो नहीं आप एक बालक से पूछ लोगे। जैसे आपको वेरिएबल अपन निकालते हैं चर, कहते हैं ना माँ जब चावल पकाती है एक भात देखती है, केवल एक चावल देखती है और सारे चावल पक जाते हैं। ऐसे अपन जब मंडी जाते हैं तो गेहूँ लेते हैं तो उसमें से वो निकलते हैं, वो सैम्पलिंग की प्रक्रिया हो जाती है, प्रतिचयन हो जाता है उन सब में से। तो उसमें से अपन एक चावल को देखते हैं या गेहूँ का जो अपन निकालते हैं तो थोड़े गेहूँ करके चेक करते हैं, सारे गेहूँ अच्छे हैं, ये प्रतिचयन कर लेना। सब में से एक का पूरी इकाई का चयन नहीं करने का, पूरी बोरी खोल के तब देखते हैं गेहूँ सारे कैसे हैं, थोड़े से गेहूँ निकाले, जांच किए, हो गए। ऐसे ही आपको ये समस्या दे दी कि 2 विद्यालय हैं, दोनों विद्यालयों को आपको विद्यार्थियों का क्या करना है, IQ लेवल टेस्ट करना है आपका, कौन से विद्यार्थी सही है और कौन से विद्यार्थी डल है। तो अंतर अनुशासन ये है जिसमें 2 या 2 से अधिक विधियों, अपन अलग अलग ट्रिक्स लगाएंगे, उसमें कौन कौन से वेरिएबल है इस बालक की, जैसे प्राइवेट वाले बच्चे होशियार क्यों होते हैं, गवर्नमेंट वाले होशियार क्यों नहीं होते, तो उस समस्या को आपको ढूंढना है। ढूंढकर, अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, अंग्रेजी में रिसर्च, खोज, अनुसंधान किसी चीज़ पर। जैसे अपन हिस्ट्री में ज़्यादातर हमारे सामाजिक विज्ञान जो अध्ययन है उसमें हमारे सारे ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, उसमें तो इतिहास से संबंधित बहुत सारी, जैसे हड़प्पा कालीन, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बहुत सारी जो रिसर्च हैं, अनुसंधान करते हैं, वो ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो इसमें समस्या का आपने समाधान ढूंढ लिया कि दोनों विद्यालय में जाना है हमें, दोनों विद्यालय में जाकर दोनों विद्यालय के बालकों का IQ कैसे लेंगे, या तो कोई प्रश्न पत्र तैयार करोगे, टेस्ट सीरीज तैयार करोगे, वही टेस्ट सीरीज आप प्राइवेट वालों को दोगे और वही आप गवर्नमेंट वालों को दोगे। प्राइवेट वालों के और गवर्नमेंट वालों के जब आप उसी हिसाब से उनका टेस्ट करवाओगे और फिर उनके उत्तर जब जांच करोगे तो उनका और उनका दोनों का IQ लेवल आपको पता चल जाता है। फिर आप ये कह सकते हो कि इनका प्राइवेट वालों का अब IQ गवर्नमेंट वालों से अधिक है। अब इसका कारण जानोगे क्यों, क्या प्राइवेट वाले गवर्नमेंट वाले पढ़ाई नहीं करते, क्या वो होशियार नहीं होते हैं, और उनको जो सुविधा जो प्राइवेट वालों में दी जाती है वो गवर्नमेंट वालों में, जैसे ज़्यादातर सोच ये बन गई कि गवर्नमेंट में तो बिल्कुल वो डल क्लास के, निम्न क्लास के जो होते हैं वो जाते हैं, और अच्छे जो बालक होते हैं, धनाढ़ वर्ग के जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो हमें एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया कि इनका IQ लेवल प्राइवेट वालों का IQ लेवल गवर्नमेंट वाले से अच्छा है। तो हमें समाधान ढूंढ के अनुसंधान में एक नई दिशा मिल गई, नई दिशा देना, ये क्या है, अंतर अनुशासन। अंतर अनुशासन समझ में आया, अनुशासन तो है ये, उसमें भी अंतर डिसिप्लिन, जिसमें 2 या 2 से अधिक। हमने बहुत सारी विधि की कि इन बालकों का किस प्रकार IQ लेवल जांच करें, और बहुत सारी, जैसे गांव की जनसंख्या ले लो, जनसंख्या का भी आप उदाहरण दे सकते हो कि इस गांव की जनसंख्या ऐसी है, उस जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्रफल देख सकते हो कि इसमें महिला इतनी पढ़ी लिखी है और पुरुष इतने पढ़े लिखे हैं, उनका अनुपात भी आप निकाल सकते हो। रिसर्च करने की एक नई दिशा मिल जाती है हमें, किसमें, अनुसंधान में। इसके बाद जैसे देखिए इसमें अंतरशास्त्रीय अध्ययन में कई असंबंधित शैक्षिक अनुशासन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अब हमें वही चीज़ है, इसमें नई ज्ञान या नई दिशा या न्यू जो वर्जन है वो निकालना है, किसमें, अनुसंधान के माध्यम से, अंतर अनुशासन के माध्यम से अनुसंधान होता है, उसके माध्यम से। सामान्यतः अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है असंबंधित शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य है कि विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र में गुणात्मक, संख्यात्मक, उपागम, अन्वेषण और विश्लेषण उपागम के अनुसार एक साथ उपयोग करना। मैंने बता दिया ना, किसी भी गांव की जनसंख्या ले लो, उनकी बुद्धि लब्धि ले लो, साक्षरता ले लो,
और ज़्यादा नहीं है तो आप पढ़े लिखे लोगों के जैसे इस गांव में इतने नौकरी पेशा लोग हैं, इस गांव में इतने, कहीं किसी उसकी जनसंख्या ले सकते हो आप, राज्यों की अलग अलग राज्यों की भी ले सकते हो, अलग अलग देशों के भी बारे में आप कर सकते हो। एक रिसर्च के माध्यम से नई खोज हो जाएगी इसमें नई चीज़ हम दे देंगे। किसमें? अंतर अनुशासन के अंतर्गत। अंतरशास्त्रीय शिक्षा अनुशासन उपागम का उपयोग कर समस्या कथन का अध्ययन करती है, जो अंतर्दृष्टि के आधार पर सार्थक बनाती है। किसके आधार पर? अंतर्दृष्टि के आधार पर नई चीज को देती है और अंतर्दृष्टि के आधार पर ये सार्थक बनाती है। इस उपागम में अभ्यास व अनुसंधान का अर्थ केवल एक ही अनुशासन के द्वारा किसी सामाजिक समस्या समाधान का प्रयोग निकालना। समाज में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। किसके द्वारा? अनुसंधान के द्वारा। कि हमारे समाज में या हमारे गांव में सड़क नहीं है, उस गांव में अच्छी व्यवस्था है, नल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सारी चीज़ें सुविधाएं मूलभूत, गांव में बैंक भी है और भी, तो दोनों को आप दोनों गांवों का क्या कर लोगे? अंतर कर लोगे। हमारे गांव में ये और उनके गांव में ये। एक समस्या हो गई तो समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? सरपंच होगा, सरपंच से आके आप मिलोगे, फिर वो उस बताएगा कि सारे लोगों प्रपत्र भरवा कर साइन करवा कर के हम ऊपर जाएंगे, फिर अपनी उनको अवगत कराएंगे हमारे गांव की स्थिति को लेकर। तो ये जो नई दशा है, नई दृष्टि है, वही क्या है? अंतर अनुशासन के। सामाजिक में भी ले लेते हैं, आर्थिक में भी ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अनुसंधान का प्रयोग होता है। अनुसंधान तो कला एवं विज्ञान, कला के रूप में भी इसको कहा गया है और विज्ञान का भी दर्जा इसको दिया गया। किसको? अनुसंधान को। अनुशासन के अंतर्गत अनुसंधान। अनुसंधानकर्ता किसी एक अनुशासन अर्थात विषय पर कार्य करता है। जैसे अनुसंधानकर्ता किसी एक विषय पर कार्य करता है, जैसे न्यायशास्त्र। न्याय के ऊपर ले लो आप, कोई भी जजमेंट देता है तो साक्षी मांगता है ना। वो कोई किसी ने चोरी किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, या मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, या मैंने वो आत्महत्या का कार्य मैंने नहीं किया, या गलत कार्य नहीं किया, कोई भी चीज़ XYZ। तो अनुसंधान अलग अलग विषयों पर भी काम करता है। जैसे न्याय, तो इसमें भी साक्ष्य चाहिए, खोज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। जब जैसे दोनों पक्ष होगा, जैसे मुजरिम पक्ष का भी वकील होगा और उधर जिसके ऊपर आरोप लगाया उसका भी वकील, तो वो साक्ष्य एकत्रित करते हैं। किसमें? मुजरिम को साबित करने के लिए। उधर मुजरिम अगर वो नहीं है, मर्डर करता नहीं है मुजरिम, तो फिर वो भी अपना पक्ष रखता है। तो न्याय के रूप में भी अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद आता है जैसे कार्य करता है, जैसे अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, जिसमें सामान्य उद्देश्य, दृष्टांत, नमूना, इसमें सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्य या दृष्टांत दे देते हैं हम किसी, अभी जैसे मैंने बताया था ना, दृष्टांत या नमूना। नमूना मतलब सैंपलिंग, प्रतिचयन या नमूना। सामान्य उद्देश्य हमारे काम, जैसे समाज में ये चीज़ नहीं है मूलभूत, तो जो चीज़ होनी चाहिए तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, सामान्य उद्देश्य नहीं है। दृष्टांत अभी मैंने आपको दिया था, कौन सा? स्कूल वाला भी दिया था, अभी आपको जनसंख्या वाला भी दिया था कि हमारे गांव की जनसंख्या इतनी है, उसमें से स्त्री और पुरुष दोनों कितने पढ़े लिखे हैं और या नहीं है, इन दोनों के बारे में भी आपको बताया था। तो ये दृष्टांत हुआ। तीसरा हो गया नमूना, सैंपलिंग, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ सैंपलिंग क्या है। जैसे गेहूं के बोरे में से गेहूं को चेक करना, थोड़े से गेहूं निकाल के गेहूं सही है या गलत है, तो थोड़े से गेहूं पे आपको पता चल जाएगा इसमें क्वालिटी है या नहीं है, या ये खराब है। अंदर से पूरे नहीं देखेंगे, अंदर से कैसे हो। एक जैसे चावलों को देख करके खाना बनाते हैं तो चावल पक जाते हैं, एक चावल निकाल के देखते हैं कि चावल कैसे हैं, पके या नहीं पके, एक चावल से पता चल जाता, ये हो जाता है हमारा नमूना। अनुसंधान का अंतर अनुशासन में हम एक विषयगत रूप में भी ले सकते हैं, न्याय के रूप में,
अर्थशास्त्र के रूप में, सामाजिकता के रूप में, उसके सामान्य उद्देश्य भी होते हैं, दृष्टांत में भी होते हैं और नमूना भी हम पेश करते हैं। इसके बाद आता है इसमें तथा समान विधि और भाषा में भी काम में ली जाती है। जब एक से अधिक अनुशासन अपनी सीमाओं में बंध जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय को विस्तृत एवं स्पष्ट किया जाता है। अंतर अनुशासन में यह है कि हम अंतर अनुशासन सीमाओं में विस्तृत अध्ययन एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। जब हम उस स्कूल का उस बालकों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो समय, धन खर्च, आने जाने का समय, ये सारी चीज़ हमें एक ही चीज़ पर फोकस रखती है। हम दूसरा कार्य नहीं कर सकते। अंतर अनुशासन के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वो एक ही कार्य कर सकता है एक ही समय पर। हम और सारे कार्य उनसे नहीं ऐड कर सकते। एक ही कार्य, जैसे आपको बताया था, जब वो अध्ययन कर रहा है, उनके ऊपर टेस्ट ले रहा है, वो अनुसंधान करता, तो केवल उसके आंकड़े, प्रदत्त जो आंकड़े हैं, विश्लेषण है, उन सारे को एकत्रित करके उनके ऊपर वो सारी चीज़ें लगा देता है। इसके बाद आता है इसमें मनुष्य का जो समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों को संचार करने, ज्ञान व कौशलों का समन्वय पर दिया जाता है। एक ही विस्तृत अनुसंधान के कई उप अनुशासन हो सकते हैं। एक ही समय में एक ही कार्य कर सकता है। ज्ञान का कौशल, संचार का कौशल, ज्ञान में अभिवृद्धि, तो जो उसके अंदर जो खोज करने की प्रवृत्ति है, जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, उसी के ऊपर तो कर सकता है और अलग कार्य को तो नहीं कर सकता। अगर अलग कार्य करेगा तो इसमें वेरिएबल कम ऊपर, जैसे प्राइवेट स्कूल के बालक क्या है, अव्वल है, गवर्नमेंट के नहीं है, तो हो सकता है उसका ध्यान भटक जाए, कहीं दूसरे को ले लो, तो इसके तो जो सही आंकड़े हैं वो तो हो जाए गलत, और जो गलत आंकड़े हैं वो सही, अगर दूसरे कार्य में लग जाता है। तो अनुसंधानकर्ता को वैसे भी अंतर अनुशासन के अंतर्गत एक कार्य के लिए ही प्रदत्त चित्त होकर कार्य करना चाहिए। इसके बाद आता है अंतर अनुशासन की परिभाषा। अंतर अनुशासन की परिभाषा। अब अंतर अनुशासन की परिभाषा कौन कौन सी है, देखिए। अंतर अनुशासन की परिभाषा देखिए कैलिन के अनुसार, कैलिन एंड और कौन, कैलिन और न्यूवेल, कैलिन एंड न्यूवेल। अंतर अनुशासन अध्ययन वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों को उत्तर देने, क्या है, प्रश्नों के, अंतर अनुशासन वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों के उत्तर देने, प्रश्नों के उत्तर देने तथा समस्या समाधान या प्रकरण से परिचित कराना, समस्या समाधान या प्रकरण से परिचित कराना। अंतर अनुशासन वह प्रक्रिया है प्रश्नों के उत्तर देने, समस्या समाधान व प्रकरण से परिचित कराना। कौन कहता है, कैलिन एंड न्यूवेल। जो एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा, जो एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा, जो एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, प्रश्नों के
उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। कौन कहता है? कैलेंड एंड न्यूवेल। जो एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तथा अनुशासन परीक्षा को उत्तर प्राप्त करने, एकीकरण और अंतर्दृष्टि उत्तर प्राप्त करने उनमें एकीकरण द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण स्थापित करता है। प्रदत्त दृष्टिकोण विकसित कर सोचने व समझने का दृष्टिकोण विकसित कर सोचने व समझने का विकास करता है। अब अंतर अनुशासन, ये जो परिभाषा है किसकी? केलन एंड न्यूवेल। इसमें ही आपको जो पहले मैं समझा चुके हैं, इस एक परिभाषा के द्वारा आपको अंतर अनुशासन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंतर अनुशासन वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों के उत्तर देने तथा समस्या समाधान व प्रकरण से परिचित कराना। अभी आप यहाँ तक समझिए। अंतर अनुशासन वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों के उत्तर देने, जो भी आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, किसके बारे में? कैसा छात्र होगा, पता नहीं इसका माइंड कैसा है, डल बुद्धि है या प्रतिभा। बहुत से वाला कैसे होते हैं ना, बोलते नहीं है, दिखने में बिल्कुल है अच्छे, मतलब स्मार्ट भी दिखते हैं, लगता है ऐसा है कि शायद ये बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंट वाला हो, इसके अंदर माइंड बहुत विकसित हो इसका। आप कुछ उससे पूछना, जैसे आपको किसी बालक के आपको जानना है कि बालक किस कैटेगरी का, तो आप उसको कोई सरलता से जो आपके अंदर जो क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन के माध्यम से आप सामने वाले को जान सकते हो। तो प्रश्नों के उत्तर देने तथा समस्या समाधान व प्रकरण से परिचित कराता है। कौन? अंतर अनुशासन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन? अनुसंधान। प्रश्न करोगे, जब वो उत्तर देगा, अगर वो प्रतिभाशाली वाला है या माइंडेड वाला है, आपके प्रश्नों को फौरन उत्तर वो दे देगा, फौरन उत्तर दे देगा। आप जब पता लगा लेंगे इसका IQ लेवल कितना हाई है या लो है, अगर वो स्मार्ट है, सुंदर है, दिखता है, देखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो वो दे देगा ऑटोमेटिकली। और बहुत से वाला कैसे हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद ज़्यादा बोलूँगा, या विद्वानों की सभा में मूर्ख को बोलना क्या अशोभनीय है, तो विद्वान कहलाएगा वो, ये अच्छी कला है कि नहीं बोलना चाहिए जिस पे नहीं आए वो। तब भी आप उस बालक को पता लगा सकते हो, किसके माध्यम से? अनुसंधान, रिसर्च, खोज के माध्यम से आपके अंदर जो चल रहा है वो। समस्या समाधान व प्रकरण से परिचित कराना। कोई भी समस्या भी बताए थे, बहुत सारी समस्या दे देते, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, बहुत सारी समस्या आ जाती है, तो अनुसंधान के द्वारा आप उससे परिचित कराते हो। अंतर अनुशासन प्रक्रिया के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा समस्या समाधान से प्रकरण से परिचित कराना कि ये प्रकरण है, क्या समस्या है इसके सामने, कि भाई ये घर से तो स्कूल रोज आता है पर कार्य नहीं करता है ये बालक क्या नहीं करता? कार्य नहीं करता। इसलिए इस बालक की जो समस्या है, उस समस्या से निजात पाया जाए। कार्य ये बालक नहीं करता है, तो आप इस समस्या से प्रश्नों के उत्तर देने, समस्या के समाधान और प्रकरण, जो प्रकरण है उससे परिचित कराना। परिचित हो जाएगा उससे, फिर एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है।
एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के जो उत्तर है उसका ढूंढने का भी होता है, वो ऊपर की चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, उत्तर प्राप्त करने, अपन किसी से पूछेंगे माइंड लगा के, वो सामने उत्तर बोल देगा, आता है तो, नहीं आता है तो उत्तर प्राप्त करने, उनमें एकीकरण द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण विकसित करने या सोचने समझने का विकास करता है। कौन? अंतर अनुशासन के अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के द्वारा आप बालक का जो विकास है, समझने और सोचने की दृष्टि है, उस दृष्टिकोण को विकसित करना। ये कौन कहता है? केलिन एंड न्यूबेल। प्रश्नों के उत्तर देने तथा समस्या समाधान के वे प्रकरण के द्वारा से परिचित कराना, एक अनुशासन या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। उत्तर प्राप्त करने, एकीकरण द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण विकसित कर सोचने समझने का विकास करता है। ये कौन कहता है? केलिन एंड न्यूबेल। तो अनुशासन प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान की जो बहुत सारी उद्देश्य हैं, महत्व हैं, लाभ हैं, उसमें हाइपोथेसिस है, उपकल्पनाएं हैं, किसी के बारे में सोचना, चयन करना। बहुत सी बार हम किसी के बारे में क्या गलत धारणा बना लेते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। वो टीचर तो इतना खड़ूस है, क्यों? आपने उसके बारे में जाना, सोचा। पूर्व धारणा बनाना, वो क्या होती है? उपकल्पना, हाइपोथेसिस। किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना, हालांकि वो टीचर इतना नहीं है, ऐसा खराब नहीं है, फिर ये आपने क्या कर ली थी? उसके प्रति धारणा बना ली कि वो टीचर बेकार है। अनुसंधान के अंतर्गत ये भी आता है, हाइपोथेसिस भी आती है, उसकी विधियाँ भी आती है, उसमें ऐतिहासिक परिकल्पना, कार्यात्मक, शून्य परिकल्पना, बहुत सारे वेरिएबल्स इसके अंतर्गत आते हैं। अनुशासन हो गया इसमें अंतर अनुशासन के अंतर्गत। इसके बाद इसमें यह अनुसंधान यह बताता है कि यह केवल 2 या 2 से अनुसंधान के आधार पर सूचना एकत्रित कर एवं नए उत्पाद को जन्म करना, ये नहीं है। नए उत्पाद को जन्म नहीं करता है, क्या करता है? ये नई दिशा देता है, नई उम्मीद जगाता है। कौन? अंतर अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन नई दिशा बनाता है और नई उम्मीद को जनाता है। मतलब आपको जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो वो अनुसंधान के माध्यम से आराम से, कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी, समय की भी होगी, धन की भी होगी, हो सकता है आपके शारीरिक दृष्टिकोण से भी आप इसमें थकान महसूस करो, कहीं आपको बाहर जाना पड़े रिसर्च के लिए, तो परेशानी तो होगी, आना जाना, धन का खर्च होना, स्वयं का ही तो होता है इसमें। तो इसमें एक नई चीज़, नई उम्मीद जगाते हैं। मेडिकल में नहीं देखते नई नई वैक्सीन बनती हैं, नई नई वैक्सीन बनती है, रिसर्च होता है उनके ऊपर, रिसर्च ही तो करते हैं, अनुसंधान ही तो करते हैं। कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, सक्सेस ही नहीं हुई है वो वैक्सीन। तो नई अभी वैज्ञानिक जो हमारे हैं उसमें कर ही नहीं पा रहे। अंतर अनुशासन के अंतर्गत अनुसंधान उस पर खोज हो ही नहीं रहा, रिसर्च हो ही नहीं रही, कोई ऐसी वैक्सीन ही नहीं बनी है। रिसर्च ही तो करो, उसमें धन भी व्यर्थ हो रहा है, समय भी नष्ट हो रहा है, और जो हमारी रोज़ की जो मौतें हो रही है वो भी हो रहा है, मानव का भी इसमें अहित हो रहा है। फिर भी हमारे नई दिशा की ओर, नई कामयाबी की ओर उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा आपको बताएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।